जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज भी हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है डेली क्विज करवाए जाते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद में बेस अर्थात आधार सुपर स्ट्रक्चर संबंध का तर्क क्या है? तो मार्क्स ने बेस मतलब आधार या सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के संबंध के बारे में क्या बताया है? तो बेस को उन्होंने आर्थिक आधार को बेस बताया है या सब स्ट्रक्चर बताया है। सामाजिक चेतना, संस्थाएं, धर्म, विचारधारा आदि को इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर बताया है। इन्होंने कहा आर्थिक आधार पर ही सामाजिक चेतना और संस्थाएं जो है का निर्माण होता है और वे उससे प्रभावित होती हैं और दोनों परस्पर में जो है क्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर बी होगा। अगला है मैक्स वेबर के अनुसार तार्किकीकरण का सामाजिक परिणाम प्रमुखतः क्या है? रेशनलाइजेशन का सामाजिक परिणाम क्या होता है? तो औपचारिक तर्कशीलता, ब्यूरोक्रेटिक अर्थात नौकरशाही व्यवस्था का विस्तार, आयरन केज का उदय। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी कि तार्किकीकरण मतलब औपचारिक तर्कशीलता, नौकरशाही का विस्तार और आयरन केज लौ पिछड़े का उदय। अगला है दुर्खीम के अनुसार सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कमज़ोर होने पर समाज में क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो इन्होंने कहा जब सामूहिक चेतना जो है कमज़ोर होती है तो वहाँ एनोमी सामूहिक बंधन ढीले हो जाते हैं और सामाजिक नैतिकता और अनिश्चितता बढ़ती है, अपराध बढ़ने लगते हैं। अगला है गॉफमैन ने ड्रामाटर्जी इम्प्रेसिव मैनेजमेंट प्रभाव प्रबंधन का सटीक अर्थ क्या दिया है? नाट्य शास्त्र में उन्होंने या नाट्य कला में इम्प्रेसिव मैनेजमेंट मतलब प्रभाव प्रबंधन का सटीक अर्थ क्या देते हैं कि व्यक्तियों के द्वारा अपने सामाजिक जो है प्रस्तुतिकरण को नियंत्रित करके दूसरों पर चाहत छवि छोड़ना, मतलब दूसरे को इम्प्रेस करना। कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी अलग तरीके से व्यवहार करते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति जो है प्रभावित हो सके, इम्प्रेस्ड हो सके, तो उसी को इन्होंने इम्प्रेसिव मैनेजमेंट कहा है। पियरे बोर्दियू ने हैबिटस मतलब आदत, फील्ड मतलब क्षेत्र के बीच संबंध को कैसे बताया है? तो पियरे बोर्दी कहते हैं कि हैबिटस मतलब अभ्यस्त संरचनाएं व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती हैं, जबकि फील्ड अर्थात क्षेत्र सामाजिक संघर्ष का एक संगठन है। दोनों में पारस्परिक रूप से मेल खाते संरचित होते हैं, मतलब पारस्परिक एक अंतःक्रिया होती है। तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। जुर्गेन हैबरमास कम्युनिकेटिव एक्शन संचारात्मक क्रिया में लाइफ वर्ल्ड जीवन जगत के महत्व का क्या स्थान है? तो इन्होंने कहा कि लाइफ वर्ल्ड रोजमर्रा के अर्थ, संस्कृति और सांचारिक पृष्ठभूमि जहाँ तक संवाद और सामंजस्य का निर्माण करता है और इसका निर्माण हमारा कम्युनिकेटिव एक्शन संचारात्मक क्रिया के माध्यम से होता है। अगला है फूको पावर नॉलेज की अवधारणा में क्या बताते हैं? फूको ने पावर और नॉलेज की अवधारणा में उन्होंने कहा ज्ञान उत्पादन और शक्ति संबंधी प्रक्रियाएं परस्पर निर्मित होती हैं। ज्ञान शक्ति स्थापित करता है, प्रसारित करता है, शक्ति ज्ञान को विनियमित करता है। तो इन्होंने कहा शक्ति ज्ञान को विनियमित करता है। ज्ञान ही शक्ति है, जिसके पास नॉलेज है वही पावरफुल, उसी के पास शक्ति होगी। अगला है एंथनी गिडेंस के संरचनाकरण थियरी या संरचनाकरण सिद्धांत में संरचना का द्वैत का अर्थ क्या है? संरचना का द्वैत का अर्थ क्या है? तो संरचना के द्वैत का अर्थ है कि संरचना न तो y
रोक है, न केवल कूट है। यह एक एजेंसी द्वारा बनाए और प्रयोग किए जाने वाले नियमों और संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? एजेंसी के द्वारा बनाए गए नियमों और संसाधनों का रूप है। अर्थात संरचना और एजेंसी एक दूसरे से संरचित होते हैं। संरचना एजेंसी को बनाती है, एजेंसी संरचना को बनाती है। एजेंसी मतलब व्यक्ति। तो दोनों के बीच इन्होंने पारस्परिकता के संबंध की बात कही है। अगला है ब्लूमर। ब्लूमर या ब्लूमेरियन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म मतलब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार सामाजिक अर्थ कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ब्लूमर कहते हैं कि प्रतीकों को साझा प्रयोग सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान लोगों द्वारा लगाए गए अर्थ निर्मित और संशोधित होते हैं। अगला है ग्राम्सी ने हेजीमनी के सिद्धांत का मुख्य तात्पर्य क्या है। विचार, हेजीमनी मतलब प्रभुत्व, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजीमनी के संदर्भ में कहा कि यह सांस्कृतिक और वैचारिक नेतृत्व के माध्यम से एक व्यक्ति और अपनी शासनशीलता को स्वीकार बनाता है और कंसेंट और कन्वेंस का संयोजक बनता है, शासक और शासित का। तो क्या होता है, यहाँ एक व्यक्ति के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है। कुल मिला जुला कर यही बात है। अगला है अल्थ्यूजर ने आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस ISAS की धारणा को किस प्रकार राज्य द्वारा संचालित नियंत्रण किया जाता है, उसको कैसे समझाते हैं। तो इन्होंने कहा ISS शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया आदि जैसे राज्य वैधानिक शक्ति के भिन्न विचारधारा के द्वारा व्यक्ति की पहचान और व्यवहार को उत्पादित और नियमित किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। क्या कहा कि जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रोच है कि मतलब राज्य को जिस तरह की विचारधारा चाहिए वह किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कई अलग धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से एक वैधानिक शक्ति के आधार पर लोगों के अंदर ऐसी विचारधारा बना देता है और पहचान बना देता है। वैसे ही उनके व्यवहार उत्पन्न होते हैं। हलबाच या लियोटार्ड के पोस्ट मॉडर्न आलोचना में ग्रैंड नैरेटिव बृहद वृत्तांत का स्थान क्या है। तो उत्तर आधुनिकता में बृहद नैरेटिव महाकथाएं का संदिग्ध मानते हैं, मतलब अस्वीकार करते हैं, और ज्ञान की पारंपरिक सार्वभौमिक कथाओं में से नहीं बल्कि स्थानीय छोटे कथकों प्रेजेंटिव नैरेटिव से उत्पन्न होता है। मतलब बृहद वृत्तांत को छोड़कर यहाँ सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है उत्तर आधुनिक समाज में। जीन बॉड्रिलार्ड के सिमुलकरा एंड सिमुलेशन में हाइपर रियलिटी का अर्थ क्या है। संकेतक और सांकेतिकता में अतिवास्तविकता का अर्थ क्या है। तो अतिवास्तविकता इन्होंने कहा प्रतीक और प्रतिनिधित्व का वह समय जहाँ प्रतीक वास्तविकता को प्रस्थापित कर दे। जो वास्तविक प्रतीक है वह प्रस्थापित हो जाता है, जहाँ यह पहचानना कठिन अनुभव होता है कि कौन वास्तविक है, कौन अधिक वास्तविक है। तो जहाँ अनुभव की संगठित नकल की जाती है और वास्तविक से अधिक वास्तविक दिखने लगती है, उसी को हाइपर रियलिटी इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज हाइपर रियलिटी में चल रहा, अति वास्तविकता में चल रहा है। इंटरसेक्शनैलिटी के सिद्धांत का प्राथमिक फोकस क्या है। तो अंतर अनुभागीयता, इंटरसेक्शनैलिटी को क्या कहते हैं, अंतर अनुभागीयता के सिद्धांत का प्राथमिक फोकस क्या है। तो यह विभिन्न विभाजनों, लिंग, जाति, वर्ग, यौनिकता आदि के परस्पर संक्रमण और संयुक्त उत्पीड़न के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इंटरसेक्शनैलिटी शब्द को किसने गढ़ा है, तो किम्बरले क्रेसा। अगला है नारीवादी सिद्धांत में स्टैंड पॉइंट थियरी के दावे क्या है। तो स्टैंड पॉइंट होता क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टैंड पॉइंट है कि अनुभव से उत्पन्न स्थिति
विशिष्ट ज्ञान अधिक प्रामाणिक सहायक होता है, विशेषकर उत्पीड़ित समूहों का दृष्टिकोण कि उनके ऊपर क्या गुजरी है, जो उससे शोषित हैं उनका स्टैंड पॉइंट क्या है, उनका विचार क्या है, तो उनका अनुभव हमें लेना चाहिए, जो हमें ज्ञान को अधिक प्रमाणित बनाता है। तो यहाँ बी हो जाएगा। सी राइट मिल्स सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की परिकल्पना में कौन सा तर्क निहित होता है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनकी बुक है, उसमें उन्होंने क्या बताया मिल्स ने? इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अनुभवों को व्यापक सामाजिक संरचनाओं, ऐतिहासिक प्रसंग से जोड़कर सोचना, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध खोजना होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तिगत अनुभवों को व्यापक सामाजिक संरचनाओं और ऐतिहासिक प्रसंग दोनों को एक साथ जोड़कर व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को खोजना ही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। फूको के गवर्नमेंटिलिटी की अवधारणा किस शासक समाज शासन को परिभाषित करती है? तो फूको की जो गवर्नमेंटिलिटी की अवधारणा है वह क्या करती है? वह कहती है कि शासन और तकनीकें सरकारी सोच का एक ऐसा जाल है जो लोगों को आत्मनियमन क्षमताओं और प्रशासनिक ज्ञान के माध्यम से सामाजिक व्यवस्थितता को बनाए रखती है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। अनुशासनीयता की जो अवधारणा है उसमें फूको ने कहा है कि सरकार ऐसी तकनीकें या सोच बना देता है, उसका ऐसा जाल बना देता है जिससे व्यक्ति खुद ही आत्मनियमन होता है, नियमों के कारण खुद ही उनको पालन करने लगता है, प्रशासनिक ज्ञान लेता है, मतलब उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उनको जानता है, तो उससे वह आपराधिक घटनाओं को नहीं करता क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है कि ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो उससे हमें दंड मिल सकता है। आगे है पियरे बोर्दियू के कल्चर कैपिटल मतलब सांस्कृतिक पूंजीवाद का महत्व सामाजिक असमानता के विश्लेषण में कैसे सामने आता है? तो इन्होंने बताया क्या कि सांस्कृतिक पूंजी जैसे शैली, शिक्षा, अभिरुचि सामाजिक अवस्था को पुनर्उत्पन्न करती हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। शैक्षिक आर्थिक परिणामों के प्रभावित कर असमानता को स्थायित्व देती है। तो सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन जो है, कल्चरल कैपिटल या सांस्कृतिक पूंजी भी कहते हैं इसको, तो इसमें इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक पूंजी जो है वह शैली है, शिक्षा है, अभिरुचियाँ हैं जिनको हमें बार बार सिखाया जाता है, जिससे हमारी शैक्षिक और आर्थिक परिणाम प्रभावित होते हैं। उनमें असमानता जो होती है वो बनी रहती है, अमीर अमीर हो ही रहता है, गरीब गरीब ही रहता है। रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन मतलब तार्किक या लचीलापन कह सकते हैं। उत्तर आधुनिकता के सिद्धांत में बदलाव किस तरह प्रस्तुत किया जाता है? तो रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन में कहा जाता है कि आधुनिकता अब स्वयं के जोखिम और परिणामों को प्रतिबंधित है। आधुनिकता का स्वयं समालोचनात्मक चरण है। तो इन्होंने कहा कि जो आधुनिकता है उसमें कई तरह के जोखिम आते हैं, आज वह उनको रोकने का प्रयास कर रही है। जैसे पर्यावरण पे रिस्क है, इंस्टीट्यूशनल रिफ्लेक्सिविटी, संस्थानों को लचीलापन बना दिया गया है। तो कई चीज़ें हैं, जैसे विवाह एक लचीली पद्धति की ओर बढ़ती जा रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वह खुद ही उसको प्रतिबिंबित करने का प्रयास करती है। अगला है रिस्क सोसाइटी। रिस्क सोसाइटी किसकी है? तो उलरिच बेक की है। उनके अनुसार आधुनिक समाज की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो आधुनिक समाज है वह जोखिमों से भरा हुआ है। जोखिम कई तरीके के हो सकते हैं, पर्यावरण, तकनीकी, शैक्षिक। तो उन्होंने कहा वैश्विक जोखिम पर्यावरण, तकनीकी या वैश्वीकरण का असमान प्रभाव अनिश्चितता और जोखिम प्रबंधन की राजनीति की ओर ले जाता है। जैसे
पर्यावरण इन्वायरमेंट के प्रदूषण की वजह से आज ग्लोबल जलवायु में तापमान में वृद्धि हो रही है, जिस कारण कई देश डूबने के संकट में है, तो एक जोखिम है। इसके अलावा तकनीकी में जैसे आज मैं कई तरह के मिसाइल्स परमाणु बम वगैरह बना दिए गए हैं, तो एक कब पृथ्वी समाप्त हो जाए, कब कोई घटना घट जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, अनिश्चित है। जोखिम प्रबंधन जरूरी होता है इसमें, और उसका प्रबंधन कौन करेगी? राजनीति। अगला है परफॉर्मेटिव थियरी ऑफ जेंडर। जूडिथ बटलर का केंद्रीय दावा क्या कहता है? तो परफॉर्मेटिव थियरी ऑफ जेंडर में जूडिथ बटलर कहते हैं कि लिंग एक ऐसी परिस्थिति विशेष में किए गए भाषिक और सामाजिक प्रदर्शन है, परफॉर्म है, को द्वारा लगाकर उत्पन्न और संशोधित होता है। ऐसा कोई पूर्व निर्धारित इनहेंस नहीं होता है। कुल मिला जुलाकर बच्चे पैदा होते ही उनका जेंडर नहीं हो जाता। जब वो समाज में आते हैं, समाज उनको सिखाता है कि ऐसे बोलना है, ऐसे प्रदर्शन करना है, तो वही चीज़ इन्होंने कहा कि वह पूर्व निर्धारित नहीं होता है जेंडर, उसको समाज में आने के बाद समाज के द्वारा उसका निर्धारण होता है। अगला है डिस्कोर्स एनालिसिस एंड डिस्कोर्स में आशय क्या क्या है? विमर्श विश्लेषण में विमर्श से क्या तात्पर्य है? तो पहले तो विमर्श की अवधारणा संबंधित किससे है? तो फूको से। किससे? फूको से। तो सामाजिक प्रथाएं और भाषिक संरचनाएं जो ज्ञान और शक्तियों को जन्म देती हैं, यह बताती हैं कि क्या कहा जा सकता है या जानना संभव है। मतलब जो हमारे इतिहास है उसमें जो प्रथाएं हैं, भाषाई संरचना है, उससे हम यह जान सकते हैं कि कैसे चीज़ों का उद्भव हुआ है, कैसे चीज़ें हैं, कैसा विमर्श उस समय था, कैसा आज के समय में उस किसी तथ्य के बारे में विमर्श है। तो यही हमारा विमर्श है कि इतिहास में उसके बारे में कैसे लोग सोचते थे, वर्तमान में आज किसी तथ्य के बारे में कैसे सोचते हैं। जैसे इन्होंने कामुकता के विमर्श के बारे में बताया कि इतिहास में लोग उसकी चर्चा करने या बातें करने में नहीं बातें करते थे, या बहुत सीक्रेटली बात होती थी, बहुत कुछ लोगों तक सीमित था। लेकिन आज वर्तमान समय में उसका विमर्श बदल गया है, उसको सही नहीं, प्राचीन समय में सही नहीं मानते थे, लेकिन आज लोग खुल के बात कर रहे हैं उन चीज़ों पर। तो वही चीज़ें कह रहे हैं कि डिस्कोर्स या विमर्श कैसे बदलता है, उनमें परिवर्तन कैसे आता है। अगला है वर्ल्ड सिस्टम थियरी, वालरस्टीन की है। उसमें सेमी पेरीफेरी का कार्य क्या है? तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी में इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। एक कोर जो कि विकसित देश है, एक कोर हो गया। दूसरा सेमी पेरीफेरी मतलब विकासशील देश। और तीसरा पेरीफेरी। तो पेरीफेरी जो है, जो एकदम अल्प विकसित होते हैं। तो इन्होंने बताया कि परिधि, कोर, परिधि, अर्धपरिधि और एक चीज़ और हिंदी में उसका नहीं याद आ रहा है, कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी। तो इसमें इन्होंने बताया कि मध्यवर्ती क्षेत्र जो पेरीफेरी के बीच की आर्थिक राजनीतिक कार्य करता है, वह प्रणाली की स्थिरता और गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे भारत, चीन जैसे देश। अगला है डीकंस्ट्रक्शन डेरिडा, मतलब विखंडनवाद डेरिडा की विचार है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि किसी पाठ या विचार के अंदर मौजूद द्वैधताओं में अंतर्निहित मान्यताओं को उजागर कर उसकी स्थिरता को प्रश्नवाचक बनाना ही विखंडनवाद है। अगला है पोस्ट कॉलोनियन थियरी में एडवर्ड साइड ने ओरिएंटलिज्म का मुख्य निष्कर्ष क्या निकाला? तो ओरिएंटलिज्म के बारे में उत्तर उपनिवेशवाद में ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड साइड कहते हैं कि पश्चिम ने पूरब के बारे में ज्ञान उत्पादन के जरिए सामरिक सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया, गैर न्यूट्रल, कल्पित और शक्ति समर्पित चित्रण बना दिया है। क्यों? क्योंकि पश्चिम अपने आप को ताकतवर मानता है। उत्तर उपनिवेशवाद, जैसे आज के समय में देखा जाता है
कि लोग वैसे तो नहीं हैं, लेकिन तकनीकी और ज्ञान के माध्यम से दूसरे देशों के ऊपर एक नियंत्रण रखते हैं। जैसे अमेरिका को ही देख लीजिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कि वह तकनीकी नॉलेज के हिसाब से कई देशों पर कंट्रोल कर रहा है। इसी को उत्तर उपनिवेशवाद कह सकते हैं। तो वही चीज़ कहते हैं कि पश्चिम अपने आप को प्रभुत्व के रूप में दिखाता है। आगे है कृषक समाज से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो A.R. देसाई ने भारतीय कृषि व्यवस्था को किससे जोड़ा है? तो A.R. देसाई भारतीय कृषि व्यवस्था को एशियाई उत्पादन पद्धति के रूप में देखते हैं, और इन्होंने इस किससे लिया था? मार्क्स से। किससे? मार्क्स से। और इनको भारतीय मार्क्सवादी विचारक भी माना जाता है। अगला है ओरिएंटलिज्म डिपोजिट्म की अवधारणा किसने दी है? तो ओरिएंटलिज्म डिपोटिज्म जो अवधारणा है यह बिटफोगल की है। किसकी है? बिटफोगल। अगला है भारतीय किसान में वर्ग में जाति और वर्ग घुला मिला स्वरूप है, ये किसने कहा है? तो A.R. देसाई कहते हैं कि जो भारतीय कृषक वर्ग है उसमें जाति और वर्ग दोनों घुला मिला देखने को मिलता है। अगला है भारत में परंपरागत कृषक वर्गों में कौन शामिल होते हैं? तो परंपरागत कृषक वर्ग में जमींदार, रैयत और मजदूर शामिल होते हैं। अगला है डेनियल थार्नर ने किसानों को कितने भागों में बांटा? तो उन्होंने 3 भागों में बांटा है, जमींदार, किसान और मजदूर। अगला है डेनियल थार्नर के अनुसार मालिक कौन था? तो डेनियल थार्नर के अनुसार मालिक जो है भूमिधारी किसान था, भूपति था। मालिक किसान और मजदूर उन्होंने बताया था, सॉरी हमने जमींदार बोला। अगला है गैल ओमेट के अनुसार 15 एकड़ या अधिक भूमि वाले किसान क्या कहलाते हैं? तो गैल ओमेट ने कहा जिनके पास 15 एकड़ या उससे अधिक भूमि है वह धनी कृषक होते हैं। कौन कृषक? धनिक। 5 एकड़ 3 से 8 एकड़ तक, शायद 3 से 8 एकड़ के ऊपर वाले जो है मध्यम किसान में, और जिनसे 3 एकड़ से कम जमीन होती है उनको इन्होंने निम्न किसान में रखा है। और चौथा इन्होंने भूमिहीन किसान बताया कि जो दूसरों के जमीनों पे मजदूरी करते हैं। अगला गैल ओपमेट ने 3 से 15 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को क्या कहा है? तो 3 से 15 एकड़ तक के लोगों को मध्यम किसान कहा है। क्या कहा? मध्यम किसान। अगला है गैल ओपमेट ने 3 एकड़ से कम भूमि वालों को क्या कहा है? तो 3 एकड़ से कम जो जिनके भूमि है उन्हें गरीब या निम्न किसान कहा है। अगला है बड़े भूमिधारी, बैलगाड़ी पूंजीपति, छोटे भूमिधारी और कृषि मजदूर के वर्गीकरण को किसने दिया है? तो किसने कहा कि बड़े भूमिधारी, बैलगाड़ी पूंजीपति, छोटे भूमिधारी और कृषक मजदूर, ये 4 वर्ग की बात किसने की है? तो रुडोल्फ करते हैं। अगला है रुडोल्फ द्वारा बैलगाड़ी पूंजीपति का आशय क्या है? तो बैलगाड़ी पूंजी का मतलब जिनके पास बैल और हल रखने वाले किसान होते हैं, या जिनके पास बैल या हल होते हैं। R.K. मुखर्जी ने किसानों को कितने वर्गों में बांटा? तो R.K. मुखर्जी 2 वर्गों की बात करते हैं। अगला है R.K. मुखर्जी मतलब राधा कमल मुखर्जी के वर्गीकरण में कौन से वर्ग थे? तो उन्होंने बताया कौन कौन से वर्ग? भूस्वामी और पर्यवेक्षक किसान और मजदूर वर्ग। तो भूस्वामी या पर्यवेक्षक किसान और कृषक मजदूर, ये 2 इन्होंने बताए। अगला डेनियल थार्नर के अनुसार मजदूर कौन था? तो मजदूर वह था जिसके पास भूमि नहीं थी, अर्थात भूमिहीन कृषक। अगला है किसान वर्ग को डेनियल थार्नर ने किसके द्वारा जो है प्रयोग किया, किसके लिए प्रयोग किया? तो किसान वर्ग जो अपनी ही खेती में अपनी भूमि की या अपने भूमि पर ही खेती करता है उसे इन्होंने किसान कहा है। कृषक वर्ग संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो कृषक वर्ग संरचना का मुख्य आधार भूमि पर स्वामित्व होता है।
अगला, एशियाई उत्पादन का विचार या उत्पादन पद्धति किस विचारक ने दी है? तो एशियाई उत्पादन, तो भारत और चीन जैसे देशों में जो पद्धतियों का उपयोग हो रहा था उनको एशियाई उत्पादन पद्धति की श्रेणी में कार्ल मार्क्स रखते हैं। अगला है, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति वर्ग का मिश्रण किसके अध्ययन का बिंदु है? तो किसने जाति और वर्ग के मिश्रण की बात कही है? तो AR देसाई जो है करते हैं। अगला है, गेल ओमेट का वर्गीकरण किस आधार पे है? तो गेल ओमेट ने भूमि के आकार के आधार पे जो है वर्गीकरण किया है। अगला है, भूस्वामी एवं पर्यवेक्षक किसान शब्द किस समाजशास्त्री ने प्रयोग किया है? तो भूस्वामी और पर्यवेक्षक किसान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम RK मुखर्जी ने की है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।